नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का। आपके साथ मैं हूं ललिता। मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम देख रहे हैं आप, जिसमें हम बातचीत करेंगे सुगम्य भारत योजना के अंतर्गत मिलने वाली उन तमाम योजनाओं के बारे में जो सरकार द्वारा, जो प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जा रही है। किस तरह का लाभ मिल पा रहा है, किस तरह का लाभ नहीं मिल पा रहा है, कहाँ चूक हो रही है, अगर लाभ मिल रहा है तो कितना मिल रहा है। और खुद हम बातचीत करते हैं दिव्यांग जन जो हमारे बीच में रहते हैं, क्या वो देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं समाज को, और कितना और ज़्यादा ज़रूरत है, डेवलपमेंट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, उन सारे ही विषयों पर हम चर्चा करते हैं। साथ ही साथ योजनाओं के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो आइए चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं देवनाथ राय जी, जो कि हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप प्रधान शिक्षक हैं राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय खासपुर मनेर पटना के। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। बिल्कुल, तो कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की योजना के बारे में। तो हम जानना चाहेंगे सर आपसे कि सुगम्य भारत योजना जो चलाई जा रही है, क्या लग रहा है इसका लाभ किस प्रकार से मिल पा रहा है, किस क्षेत्र में लाभ मिल रहा है, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, सुगम्य भारत योजना जो है, हम तो अध्ययन किए हैं इसको बहुत गहराई से। सुगम्य भारत योजना तो हम दिव्यांग जनों को, एक कहावत था कि अर्श से फर्श तक, लेकिन हमको आज दिखाई दे रहा है कि अर्श से फर्श नहीं, अर्श से आसमान की ओर ले गया यह योजना। सुगम्य भारत में हम कितना जोड़ा है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए हर चीज़ है। अब रही बात जानकारी की, अब जानकारी हम दिव्यांग जनों को जितना मिलेगा उतना ही हम लोग लाभ उठा पाएंगे जी। देहात में आज शिक्षा की कमी है, गलत मानसिकता की वजह से लोग जान नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं कि सुगम्य भारत क्या है। सुगम्य भारत जो पढ़ेगा वही ना उसके बारे में बता सकता है। हर क्षेत्र में दिव्यांग जनों के विकास के लिए इसमें हर चीज़ दिया हुआ है। कहीं से कोई पिछड़ने की ज़रूरत नहीं। अगर शिक्षा के क्षेत्र में चाहे पर्यटन करना, चाहे सरकारी बस में, हवाई जहाज़ में, रेल में, सब में दिव्यांगजनों के लिए सुविधा सुगम्य भारत में दर्शाया गया है। अब इसमें ज़रूरत है जानकारी की। जानकारी जिनको होगा वो इसका लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल, तो जानकारी जिसे होगा वो लाभ ले सकते हैं। और हमारी कोशिश यही रहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश यही रहती है कि उन तमाम दिव्यांगों तक वो हर एक चीज़ पहुंचाई जाए जिसकी ज़रूरत उन्हें है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत आप और हम जिसे है वो है इन्फॉर्मेशन की, और इस पर सरकार पुख्ता तरीके से जोर लगाती है और हमेशा ये कोशिश करती है कि हर जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जा सके। चलिए हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक दिव्यांगों को लेकर एक खास रिपोर्ट है हमारी, उसे जरा आप देखिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सर आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप खुद शिक्षक हैं, काफ़ी लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं, शिक्षक हैं, स्कूल में पढ़ाते भी हैं। तो ज़रा हमें ये बताइए कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, और क्या जो शिक्षक आपके स्कूल में हैं तो दिव्यांग आप ही एक शिक्षक हैं या और भी हैं? नहीं, मेरे विद्यालय में मैं ही कुल 6 शिक्षक हैं, जिसमें 5 सकलांग हैं
और एक मैं दिव्यांग हूँ जो प्रधान शिक्षक के पद पर हूँ। और मेरे यहाँ कुल 256 लड़का अभी नामांकित बच्चे हैं जिनको ससमय विद्यालय में पढ़ाई की जाती है। उसमें 5-6 ऐसे भी बच्चे हैं जो दिव्यांग भी हैं और उन दिव्यांगों को हम स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, पोशाक, पुस्तक के मूल्य या पुस्तक वितरण होता है तो पुस्तक दिलवाया जाता है। हमारे यहाँ बीआरपी हमेशा आते जाते रहते हैं लोग। वो खास करके दिव्यांग जनों के लिए, एक ब्लाइंड के लिए और एक अस्थि जन जो है उसके लिए बहाल है। 2 लोग हैं, उनका बराबर हमारे विद्यालय में आना जाना होता है और वो पूछते हैं कि सर और कहीं कोई विकलांग है? अगर अनामांकित विकलांग बच्चा है तो उसको कोशिश कीजिए, आप नाम बताइए, मैं उनके यहाँ जाऊँगा। जी। तब मैं नाम बताता हूँ उनके गार्जियन से, चूँकि उसी गांव में मैं विद्यालय में, मेरा घर भी है उसी गांव में जिस गांव में विद्यालय है। तो बताते हैं, वो जाते हैं उनके यहाँ और बच्चा को ले आते हैं या हम भी कह के नामांकित करते हैं उसको। और छात्रवृत्ति, पोशाक, ये सब दिलवाया जाता है उन्हीं के माध्यम से। तो यानी कि सरकारी लाभ मिल पा रहा है? हाँ, 100% मिल पा रहा है। अगर मैं खास तौर से शिक्षा की बात करूं सर, तो क्या लगता है आपको कि शिक्षा के क्षेत्र में और किस तरह के बढ़ावे की ज़रूरत है? बढ़ावे की ज़रूरत है। अभी बढ़ावे की ज़रूरत है। जैसे जो बच्चा ब्लाइंड है, वो ब्लाइंड बच्चा को तो मेरे यहाँ एडमिशन तो हो गया, नामांकन हो गया जी, लेकिन अब उसके लिए पढ़ाई की स्पेशल व्यवस्था ब्रेल लिपि से होना चाहिए ना जी। तो वो बच्चा तो आता है, हाजिरी हम लोग बनाते हैं, जो सरकारी लाभ है दिलवाते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में तो वहाँ पिछड़ रहा है। मेरे यहाँ चूँकि ब्रेल लिपि की व्यवस्था नहीं है। अब दिव्यांग बच्चा जो आता है उसको तो हम लोग पढ़ा देते हैं, गार्जियन गोद उठा करके ले आता है। जो चलने लायक नहीं बच्चा उसको गोद उठा के ले आता है और उसको भी 2500 की या कितना के है कुछ मिलता है, स्काउटर को वो ले करके पहुंचा देता है, उसको भी पैसा मिलता है और बच्चा को भी पैसा मिलता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो अभी दिक्कत ब्लाइंड बच्चों के लिए है। तो मेरे सवाल हिसाब से ब्लॉक स्तर पर एक जो है ब्लाइंड विद्यालय की आवश्यकता है जी। अंधा स्कूल खोलने की आवश्यकता है और वहाँ हॉस्टल की व्यवस्था हो, उसमें बच्चा रहे, खाए पिए, पढ़े लिखे, उसके देख रेख के लिए आदमी बहाल हो। ये कमी हमको अनुभव होता है। बिल्कुल, यानी कि एक शिक्षक हमारे सामने बैठे हुए हैं। देखिए, ये खास बात इसीलिए है, ये खास प्लेटफॉर्म हमारा इसीलिए है ताकि हम ये जान सकें कि आखिर परेशानी हो कहाँ रही है, किस स्तर पर हो रही है। एक शिक्षक हमारे सामने बैठे हुए हैं, उनका साफ तौर से ये कहना है कि अगर एक स्कूल की आवश्यकता जो उन्हें समझ में आ रही है वो अगर कर दी जाए तो और ज़्यादा सुलभ हो सकता है आगे के दिनों में ब्लाइंड बच्चों के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सर, एक बात बताइए हमें, ट्राईसाइकिल जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है? तो ऐसा लगता है जैसे वो एक जो दिव्यांग व्यक्ति रहता है उन्हें सशक्त करता है। तो सर आप ज़रा हमें बताइए कि कितनी सशक्तता महसूस होती है जब हम ट्राईसाइकिल्स पर बैठते हैं और उन्हें चलाते हैं, क्योंकि कहीं भी आप आ जा सकते हैं, सुगम है, बिल्कुल सुगमता वाली बात है। तो ट्राईसाइकिल की जहाँ तक सवाल है वो तो खुद मेरे ही ऊपर यह बात बीती हुई है जी। हम पहले इस बैसाखी के सहारे चल लेते थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता गया हमको परेशानी बढ़ने लगा। तो ट्राईसाइकिल मेरे पास है। जिस वर्ग में हमको ज़रूरत पड़ता है कि आज टीचर नहीं है, वो क्लास लेना है आपको, ट्राईसाइकिल पर मैं बैठ जाता हूँ और उस क्लास में चला जाता हूँ और उस क्लास के बच्चों को जो पढ़ाना होता है विषय वो पढ़ाते हैं। तो ट्राईसाइकिल तो हम लोगों के लिए मैंने समझिए बिल्कुल हाथ पैर है। अगर मैं सरकार की बात करूं तो सरकार किस तरह से फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, क्या मिल रहा है ट्राईसाइकिल के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में क्या मिल रहा है? ट्राईसाइकिल के क्षेत्र में तो बहुत से, जैसे हमारे गाँव में भी हम देख रहे हैं, छोटा सा एक गाँव है मेरा जी, उस गाँव में देखते हैं कि नहीं हो तो 8-10 विकलांग जन हैं लोग, दिव्यांग जन जी। उनको मैंने मेरे छोड़ के, मैं सरकारी नौकरी में था, मेरे छोड़ करके बाकी सब लोगों के पास ट्राईसाइकिल है। और ट्राईसाइकिल के सहारे वो लोग, जहाँ कुछ लोग अपना रोजी रोजगार पान के गुमटी खोले हुए हैं, कोई कारखाना में दिव्यांग काम कर रहा है, एक बच्चा है जो कारखाना में काम करता है, प्रतिदिन ट्राईसाइकिल से जाता आता है।
तो ट्राईसाइकिल से उनके रोजी रोटी का जरिया बन गया। अगर ट्राईसाइकिल नहीं रहे तब दिव्यांग आदमी कैसे चलेगा। दिव्यांग जनों के लिए ट्राईसाइकिल तो समझिए कि जीवन रक्षक है। सरकार भी मुफ्त में तो हाँ, मुफ्त में वितरण कर रही है। उन लोगों को दे रही है सरकार जिनका 2 लाख से कम आय हो। अच्छा, उनको फ्री में मिल रही है। बिल्कुल, ये भी जानकारी बहुत ज़रूरी है। खास बात ये होती है कि आज सब लोग जितने दिव्यांग हैं करीब करीब तो उनको 2 लाख से नीचे ही आय वाले लोग हैं। गरीबे तबका के ज़्यादा लोग हैं। तो उनको ट्राईसाइकिल तो बहुत उनके जीवन में उपयोगी साबित हो रहा है। बिल्कुल सही बात बताया सर आपने। जाहिर सी बात है कि देखिए सरकार हमेशा ये प्रयासरत रहती है, ये कोशिश करती रहती है कि अगर किसी तरह के इक्विपमेंट की ज़रूरत हो, जैसे कि कोई दिव्यांग व्यक्ति ऐसा है जिन्हें ट्राईसाइकिल की ज़रूरत है, तो उन तक उन तमाम चीज़ों को पहुंचाई जा सके, सुगमता से पहुंचाई जा सके, जिसका ही नाम ये है, प्रधानमंत्री ने इसे नाम दिया है सुगम्य भारत योजना। और इन सभी चीज़ों में बेहद सुगमता लाने की कोशिश भी प्रधानमंत्री की जारी है और बहुत सशक्त तरीके से जारी है। सर, अगर हम बात करें कि कुछ दिव्यांग ऐसे होते हैं जिनकी शादी ब्याह में बहुत दिक्कतें आती थी, तो क्या आपको लग रहा है कि इन दिनों जैसे सरकार काफ़ी सहानुभूति दिखाती है, कई तरह की योजनाएं चलाई गई है, तो इसमें कुछ शादी विवाह में अड़चनें जो पहले आया करती थी वो अब थोड़ी कम हो गई है दिव्यांगों के बीच? हाँ, अभी 100% तो कम नहीं हुआ है जी, लेकिन कुछ हद तक इन लोगों के शादी विवाह में आसानी हुई है। जैसे इसमें एक चीज़ हम देख रहे हैं, थोड़ा सा अपना तरफ से सुझाव, एक शिक्षक के नाते बिल्कुल 41 बरस हमको नौकरी करते हो गया, अब तो रिटायरमेंट है जी। जैसे दिव्यांग व्यक्ति है, मैं दिव्यांग स्वयं हूँ, बैसाखी के सहारे चलने वाला आदमी जी, इस आदमी की शादी दिव्यांग से अगर होता है तो यह मेरे विचार से उचित नहीं। काहे कि दोनों पक्ष दिव्यांग रहेगा तो एक पक्ष के सकलांग होना बड़ा जरूरी है। काहे कि आज अगर हमारी पत्नी भी दिव्यांग होती तो जिस परिस्थिति में भी हम थे उस परिस्थिति में हमारा सेवा शुश्रूषा करने में परेशानी होती। ये हमारी पत्नी सकलांग है तो उसमें ये है कि ज़्यादा अंग से दिव्यांग जो व्यक्ति है उसको कम दिव्यांग वाला व्यक्ति से शादी विवाह होनी चाहिए। इसमें तो सुगम्य भारत में हम अध्ययन किए हैं तो इसमें तो है कि भाई इस तरह के शादी विवाह करने वाले दिव्यांगजनों को सरकार प्रोत्साहन राशि भी दे रही है। बिल्कुल, कई अलग अलग राज्य अलग अलग तरह। हाँ, अलग अलग राज्य जो है अलग अलग, जैसे तेलंगाना 1 लाख रुपया देता है, राजस्थान अभी 16,000 रुपया देता है। अब बिहार सरकार से कितना मिलता है तो हमको पूर्ण जानकारी नहीं है, बिल्कुल, लेकिन ये 2 राज्य के बारे में मैं जानता हूँ कि इतना इतना प्रोत्साहन राशि देती है सरकार। बिल्कुल, प्रोत्साहन राशि देने का मतलब ही यही होता है हाँ। सर कि जो सरकारें हैं वो कोशिश ये कर रही हैं कि समाज को एक अच्छे तरीके से एक नया रूप दिया जाए। जो दिव्यांग हैं वो पिछड़ने नहीं चाहिए, पीछे नहीं रहने चाहिए, उन्हें आगे लाने के लिए ज़रूरी है हम और आप में बदलाव, पूरे समाज में बदलाव। यहाँ जो हमारे साथ शिक्षक मौजूद हैं, जो सर मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि अगर एक दिव्यांग है, उनकी शादी अगर परिपूर्ण व्यक्ति से होती है तो वो समाज का एक नया निर्माण हो सकता है। बिल्कुल सर, हम आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए कि हम हर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें दिव्यांगों को लेकर के अनाज के बारे में, जैसा कि सुगमता की बात की गई है, सुगम्य भारत योजना के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, तो हमें बताइए कि अंत्योदय अन्न योजना के बारे में कि क्या लाभ मिल रहा है और किस तरह का लाभ मिल रहा है? अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत सबसे पहली बात तो है कि भोजन, मौलिक आवश्यकताएं 3 है इंसान के, भोजन, वस्त्र, आवास। जी, सबसे पहले भोजन की जरूरत होता है, तब उसके बाद वस्त्र की आवश्यकता है, उसके बाद आवास की आवश्यकता होती है। तब भोजन के जहाँ तक सवाल है तो सुगम्य भारत में मैंने स्टडी किया हूँ तो उसमें तो क्लियर लिखा है कि जो दिव्यांगजन हैं वे अपने मुखिया से संपर्क करें, राशन कार्ड बनवा लें, डॉक्यूमेंट जमा करके, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड हुआ, दिव्यांगता प्रमाण पत्र हुआ या यूडीआईडी कार्ड हुआ, ये सब जमा कर दें और उसके बाद जो है कार्ड बनवा लें। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत उनको फ्री में दिया जाएगा अन्न, सुगम्य भारत के अंतर्गत।
जो मुखिया इस पर नहीं काम करना चाहते हैं उनके खिलाफ शिकायत कोषांग बना हुआ है, उनके खिलाफ आप शिकायत कोषांग में शिकायत दर्ज कराइए, और उस पर नहीं सुनवाई होता है तो आप सीधे थाना में FIR दर्ज करवाइए। इतना तक सुविधा दिया गया है। तो अब आप मान लिया कि जिसको जानकारी नहीं है कि अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत हमें क्या मिलना चाहिए, जानबे नहीं करेगा, वो आदमी क्या कर पाएगा। इसलिए यह दूर दराज देहात सुदूर क्षेत्रों में प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। सुगम्य भारत तो ऐसा चीज़ है कि हम देख रहे हैं कि सुगम्य भारत के अंतर्गत अगर ये 100% इम्प्लीमेंट हो जाए तो दिव्यांग को कहीं कोई परेशानी नहीं। आज मैं देखा हूँ कि ट्रेन में उसका व्हील चेयर सीधे प्रवेश कर जाता है। अब क्या चाहिए। तो अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत ये बहुत ज़रूरी है कि दिव्यांगों को, हर दिव्यांग तक वो अन्न के दाना पहुंचना चाहिए। अन्न के दाना पहुंचने के लिए उनको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पेपर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से कईयों को साधन सरकार दिया, घर बैठे आप सब योजना देख सकते हैं। बिल्कुल, घर बैठे आप सारे योजना को देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री की कोशिश भी यही है, डिजिटल इंडिया। सबसे बड़ी बात ये होती है, डिजिटल तरीके से भी आप सारी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको अनाज नहीं मिल पा रहा है तो आप उसके लिए फाइट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हर मुमकिन कोशिश कर सकते हैं जो आपके हक की है। प्रधानमंत्री ये हमेशा से समझाते हैं और कहते हैं। देखिए सर, एक बात बताइए कि रोजगार की अगर हम बात करते हैं तो क्या लगता है कि दिव्यांगों में और ज़्यादा रोजगार की आवश्यकता है? किस तरह से उसे किया जाए कि रोजगार और ज़्यादा बढ़े? दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क जो है लोन की व्यवस्था होनी चाहिए। लोन निःशुल्क उसको मिले। ऐसे तो लोन की व्यवस्था की गई है, सुगम्य भारत में जी। हम देखे हैं कि सुगम्य भारत बताता है कि आप 2 बैंक से, बंधन बैंक या फाइनेंशियल बैंक जो है उससे आप लोन ले सकते हैं। आप कुछ उसमें सब्सिडी भी है सरकार की तरफ से। तो सबसे बड़ी बात है ललिता जी की जब जानेगा आदमी तभी ना कोई काम करेगा। और सर, हम अभी बात कर रहे थे कि वैसे कई खिलाड़ी हुए हैं, वैसे कई नृत्यांगना हुए हैं, कई गायक हुए हैं, कई ब्लाइंड हैं ऐसे जो हर क्षेत्र में, देश ही नहीं विदेश में भी अपना डंका बजा रहे हैं और हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, हमें गौरवान्वित होने का मौका दे रहे हैं। लेकिन सर, कोई ना कोई समाज का एक तबका ऐसा भी है जहां बच्चे घर में रह जा रहे हैं। उन्हें किस तरह से मोटिवेट करने की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है कि परिवार किस तरह से आगे आए कि उन बच्चों को जो उन्होंने घर में रखा है उन्हें सही जगह तक पहुंचाया जा सके? इस विषय पर हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कहे थे, जब वो शांति निकेतन की स्थापना किए थे तो सब लोग, जितना आबाड़ा बच्चा था वो बड़े बच्चा को लोग भेजा था उनके शांति निकेतन में, और अच्छे अच्छे बच्चों को लोग रख लिया था। एक दिन की बात है कि बहुत सुंदर हवा चल रही थी तो बगीचा में चलता था शांति निकेतन, और गुरुदेव सोए हुए थे और कुछ बच्चा पेड़ पर चढ़ गया। तो गार्जियन देख लिया था। इनका देखिए ऐसा दुष्ट गार्जियन था कि माथा के बाल धर के ही लाया, कहा कि बाबा ये गिरेगा तो क्या होगा। तो 2 मिनट मौन रह करके रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि मुझे इन बच्चों की चिंता नहीं है, एक आध को गिरेगा, हाथ पैर टूटेगा, संभल जाएगा कि इस पर नहीं चढ़ना चाहिए। मुझे उन बच्चों के लिए चिंता करनी है जो आज तक पैर नहीं देखा है। तो आपका सवाल है कि बच्चा जो घर में रह गया, बिल्कुल, तो घर में रह गया तो हमारे जैसा दिव्यांग जनों का कार्य है, या सकलांग लोग भी जो हैं उनका भी यह प्रमुख कार्य है कि उन बच्चों को विद्यालय तक अवश्य पहुंचाएं। विद्यालय जाएगा, कुछ न कुछ पढ़बे करेगा, जानकारी मिलेगी। विद्यालय में शिक्षा दिया जाता है, अच्छी बातें बताई जाती है। जब तक उनको प्रेरित नहीं किया जाएगा, विद्यालय नहीं भेजा जाएगा, तब तक कोई काम सफल होने वाली बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी तो वो योजना चला दिए हैं, कोई भी विकलांग भूखे नहीं मर सकता है। समाज के मुख्य धारा से सबको जोड़ने, सुगम्य भारत समाज के मुख्य धारा में विकलांगों को एकदम बिल्कुल सशक्त कर देगा।
कहीं से कोई चीज़ कमी नहीं बिल्कुल है। सर, मैं अगर आपकी खुद की बात करूं तो आप खुद भी आत्मनिर्भर हैं। हाँ जाहिर सी बात है कि आप शिक्षक हैं जी। बिहार सरकार में और काफ़ी लंबे समय से शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। हाँ। सर, आप स्वावलंबी भी हैं। कितना यानी कि मैं आपके बारे में पूछ रही हूँ, कितनी मुश्किल हुई सर आपको? आप किस तरह के समाज से निकल करके अरे कैसे? मत कहिए, ये समाज तो इतना बड़ा जालिम समाज है कि जिसका जवाब नहीं है। हम जब पढ़ने जाते थे हाई स्कूल में, हमारे घर से शेरपुर, आप देखे होंगे, शेरपुर में हाई स्कूल था, तब बैसाखी के सहारे में जाता था वहाँ। तो रास्ता में कुछ लोग कहता था कि पढ़ बउआ नौकरी हो जाता तोरा देहात में। कुछ लोग कहता था कि ये लांगड़ आदमी पढ़ के क्या करते, एकरा कौन नौकरी मिलती। नहीं, सब लोगों के बात को सुन करके 1981 में दिव्यांग विकलांग दिवस मनाया गया, 3 दिसंबर 1981 को। उसमें मैं मैट्रिक पास था उस समय। सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ, चाहे किसी डिवीज़न से हो, मैट्रिक पास होना चाहिए। तो हम मैट्रिक पास थे, वहाँ सर्टिफिकेट लेकर के गए, मेरी नौकरी हो गई। अब बताइए कि मास्टर की नौकरी, ये नौकरी का जवाब इस धरती पर नहीं है अगर ईमानदारी से देखा जाए तब। जिम्मेवारी भी बहुत है, बच्चों को शिक्षा देना साधारण सी बात नहीं है। देहात में तो खास करके और कठिनाई है। तो अपने जीवन काल में हम आपको कठिनाई बता रहे हैं कि मेरा जीवन जो है कठिनाइयों से भरा हुआ था। अशिक्षित परिवार से हम आते थे, हमारे फादर बिल्कुल निरक्षर आदमी थे। बहुत मैंने हे की दृष्टि से देखते थे कि पढ़ के क्या करेगा परिवार। हाँ, पिताजी खुद। लेकिन ईश्वर का कृपा, हम उन्हीं की कृपा मानते हैं। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन होता सर, सवाल यही है कि आखिर उन चुनौतियों को कैसे दूर किया जाए? हाँ, परिवार की चुनौती को कैसे दूर किया जाए? परिवार की चुनौती को दूर करना अशिक्षित परिवार में तो बड़ा असंभव बात है। लेकिन शिक्षित परिवार में हम देखते हैं कि जो दिव्यांग बच्चा है, उस बच्चा पर, सकलांग बच्चा से विशेष ध्यान लोग देता है कि नहीं भाई ये हमारे बच्चा है, तो हम जब तक जीवित हैं तभी तक नहीं बच्चा कि हम देखभाल करें, मेरे बाद क्या हो गई तो परमात्मा जाने। तो हम यही संदेश देंगे कि भाई परिवार में दिव्यांग बच्चा हो या बच्ची हो, उस पर विशेष ध्यान आदमी को देना चाहिए। उसकी शिक्षा दीक्षा पर आदमी को विशेष ध्यान देना चाहिए ना। हम तो बहुत चुनौतीपूर्ण संघर्षपूर्ण जीवन जिए हैं, नहीं खैर कहिए, अब ईश्वर की कृपा है, अब तो रिटायरमेंट के कगार पर। बिल्कुल सर, अगर हम उन महिलाओं और उन बच्चियों के बारे में बात करें जो दिव्यांग हैं, जो ब्लाइंड हैं या जिन्हें शरीर में परेशानी है, उनके बारे में बात करें तो उन्हें किस तरह से समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, और क्या लग रहा है आपको कि कितना ज़्यादा मतलब समाज हमारा आगे बढ़ रहा है कि वो धीरे धीरे अब मुख्य धारा में जुड़ रही हैं? हमारे समझ से 50% तो मुख्य धारा में आ चुका है जी। अभी 50% को मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है। अपने गांव के लेवल को देख करके मैं बता रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड का लेवल, कि अभी भी लोग के दिमाग में है कि हमारा आंधर बेटी है तो क्या करेगी जी, कहाँ जाएगी, कैसे छोड़ दे इसको अकेले। उसके दिमाग में यह बात नहीं आ रही है कि इसको देख रेख करने वाला सरकार बहाल किए हुए है। जब तक उसके दिमाग से संकुचित विचार को नहीं हटाया जाएगा तब तक उन ब्लाइंड बच्चियों को या दिव्यांग बच्चों को कल्याण नहीं होगा। मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ कि भाई नहीं, इसका भी जीवन सुधारो। मान लिया ईश्वर ने नेत्र की ज्योति छीन लिया है, विज्ञान की ज्योति तो रहेगा। आज हमारे रविंद्र जैन क्या हैं? रविंद्र जैन जो अभी महाभारत में, रामायण में जो अपने आवाज़ दिए हैं, संगीत गीत दिए हैं जी, उतना हम समझते हैं कि जो सकलांग व्यक्ति वो नहीं दे सकता है, जो कि दोनों आंखें ब्लाइंड हैं। वो आप बहुत लोग के देखे होंगे, कहाँ आज के समाज में दिव्यांग व्यक्तियों को जो हे दृष्टि से देखता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कई एक लोगों से मैं पूछा हूँ कि आपको दिव्यांग होने में कोई टाइम लगेगा का? रोड टप रहे हैं, मार देगा धक्का, एगो पैर उखड़ जाएगा, दिव्यांग होने में टाइम लगेगा? अरे दिव्यांग को हे के दृष्टि से मत देखो, प्रेम के दृष्टि से देखो, उसको सहयोग की आवश्यकता है।
ठीक है, सकलांग व्यक्ति कोई निर्धारित लक्ष्य पर 2 घंटा में पहुंच जाएगा। मैं भी कोशिश करूंगा तो ठीक, 2 घंटा में नहीं पहुंचूंगा, 3 घंटा में पहुंचूंगा। कोशिश तो करो। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होगा? मिजाज से एक पत्थर मार के तो देखो। बिल्कुल सही बात सर, आपने बिल्कुल सही कहा है। दिल में हौसला सही रखो कि हम भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल पीछे रहने की कोशिश मत करो। ठीक है, हम थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल है, बहुत ही कम शब्द में आप जवाब दीजिएगा, मेरे पास समय नहीं बचा है। समाज को क्या संदेश देंगे सर? बहुत कम शब्दों में दीजिए। समाज को मैं संदेश दूंगा कि भाई देख लो, मैं एक पैर के आदमी था, चलने फिरने में असमर्थ, बैसाखी से चलता था जी। पढ़ाई लिखाई के माध्यम से मैं इतना बड़ा पोस्ट पर आ गया हूँ कि आज 50 परिवार को मैं भोजन करा सकता हूँ। उतना मुझे सैलरी सरकार देती है जी। तो तुम भी कोशिश करो कि जिस घर में दिव्यांग बच्चा है उस दिव्यांग को मेरे जैसा बनाने की कोशिश करो। आज जहाँ कुछ दिक्कत अनुभव होता है तुम मुझसे सहयोग लो, मैं तुम्हें रास्ता बतलाऊंगा। रास्ता पर चलने का प्रयास तो तुम्हें को करना पड़ेगा। यानी कि स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं सर यहाँ पर। बहुत ही अच्छी बात सर आपने बताई है कि स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होने की कोशिश ज़रूर करने की ज़रूरत है, तभी तो आप स्वावलंबी बनेंगे और आत्मनिर्भर भी बनेंगे। सर आप हमारे स्टूडियो में आए, ढेर सारी बातें की, इतनी सारी बातचीत की, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस भी दिए और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी की, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बिल्कुल, तो आप देखते रहें बिहार दूरदर्शन और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।